अब देखिए बेटे, ये जो चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये आपका नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। अब इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। अब मैग्नेटिज्म की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, उसकी एक स्टोरी है, आप लोगों की बुक के अंदर भी लिखी होगी। ऑस्टर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, वहां से स्टोरी की शुरुआत होती है बेटा। अब यहां पर समझो आगे, तो क्या हुआ कि सबसे पहले जब एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट की शुरुआत नहीं हुई, पहले क्या किया गया कि मान लीजिए कि कोई कंडक्टर लिया गया, हमने क्या लिया, कंडक्टर लिया, सिंपली समझते हैं इसको पहले कि हुआ क्या। एक कंडक्टर लिया, अब जो कंडक्टर होता है उसके अंदर नेट चार्ज तो क्या होता है, नेट चार्ज की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल होता है। किसी भी सर कंडक्टर वॉइस में बहुत लैग हो रहा है। किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो क्या नेट चार्ज 0 होता है, यस और नो? बेटा किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज 0 होता है, यस और नो? यस सर। हाँ। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि जो नेट चार्ज 0 है, तो जब उसके पास में एक क्यू चार्ज को रखा गया, क्यू चार्ज एक टेस्ट चार्ज मान लीजिए रखा गया, तो उसकी वजह से, उस कंडक्टर की वजह से उस क्यू चार्ज पे कोई किसी भी तरीके का फोर्स एक्ट नहीं किया। जो हमने यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं हम कि बेटा एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर की वजह से क्यू चार्ज पे किसी भी तरीके का कोई फोर्स एक्ट नहीं किया, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन हमने ये निकाल लिया कि अगर भाई यहाँ पर नेट चार्ज रखा है, नेट चार्ज अगर 0 है तो मतलब कि न्यूट्रल हो गई बॉडी, तो उसकी वजह से जो चार्ज पास में रखा गया है क्यू चार्ज, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है, ठीक। लेकिन एक्सीडेंटली क्या किया गया कि ये जो क्यू चार्ज था जिसको हमने उसके पास में रखा था एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास में, ठीक है, तो जैसे ही हमने उस क्यू चार्ज को v वेलोसिटी प्रोवाइड करी, जैसे ही हमने उस क्यू चार्ज को v वेलोसिटी प्रोवाइड की, तो क्या हो गया, क्यू चार्ज को v वेलोसिटी प्रोवाइड करते ही वहां से वो जो चार्ज था वो डिफ्लेक्ट हो गया अपनी पोजीशन से। उसको जाना तो सीधा सीधा था, लेकिन वो कहाँ गया, टेढ़ा गया थोड़ा सा, मतलब डिफ्लेक्ट हुआ, राइट। अब जब डिफ्लेक्शन आया तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से चार्ज के अंदर डिफ्लेक्शन आया, ये सुनो भाई, कोई ना कोई कहानी तो होगी उसके पीछे डिफ्लेक्शन होने की, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ये कह रहे हैं कि भाई क्यू चार्ज जो है उसको हमने रखा था रेस्ट कंडीशन में, तब तक किसी भी तरीके का कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने क्यू चार्ज को v वेलोसिटी प्रोवाइड की, तुरंत ही वो चार्ज क्या कर गया, मोशन में आ गया, और मोशन में आते ही तो उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो जब डिफ्लेक्शन देखने को मिला तो साइंटिस्ट ने सोचा कि यहाँ पर डेफिनेटली किसी तरीके का कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। अब साइंटिस्ट को ये तो पता था कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स होता या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता तो वो तब भी लगता जब वो रेस्ट कंडीशन में था, अरे हाँ या ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो तब भी लगता जब वो रेस्ट कंडीशन में था। अभी अलग क्या हुआ, तो अभी अलग ये हुआ कि जब उस चार्ज को मोशन प्रोवाइड किया उस टाइम पे वो डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब कि फोर्स लगा हुआ है उस टाइम पर। बात आ रही है समझ में? तो फिर साइंटिस्ट ने पता किया कि ये कौन सा फोर्स हो सकता है जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट हुआ। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके पास में वो एक कंपास लेके आ गए। कंपास सभी समझते हैं जिसमें हमें डायरेक्शन मेंशन होती है, डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? समझ रहे हैं सभी? यस यस सर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो कंपास है उसके अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिला। जब कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिला बेटा, तो डिफ्लेक्शन देख के
साइंटिस्ट को ये पता चला कि ये तो उसी तरीके का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है या ये उसी तरीके से बिहेव कर रहा है कंपास, जब हम कंपास को किसी मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तब वो जैसे बिहेव करता है, सिमिलरली उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। जो कंपास है वो कंपास के अंदर मूवमेंट कब होती है, जब आप उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाएंगे तभी उसमें मूवमेंट आता है। कंपास निडल जो है वो कब मूव करेगी, जब उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज एक्ट करेंगी तभी वो मूव करता है मैग्नेटिक निडल, राइट। तो कंपास को जब वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेके गए तब उन्होंने देखा कि ये तो सेम उसी तरीके से बिहेव करता है जैसे कि जब आप उसे मैग्नेट के पास ले जाएंगे तब बिहेव करता है, वैसे बिहेव कर रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करना चाहिए। यस सर। और ये कौन सी फील्ड में आया होगा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया होगा तभी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। Yes. बोलो आई बात यस समझ में? सर। यस सर। तो ये जो सारी कहानी मैंने आपको बताई, ये पूरी ये इट इज वन एक्सपेरिमेंट विच इज डन बाय ऑस्टर्ड नेम साइंटिस्ट। उन्होंने इस मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पता किया था। क्लियर है बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ पहले। जस्ट ये बता रहा हूं कि हमने आइडेंटिफाई कैसे किया कि कोई डिफरेंट टाइप का फोर्स वहां पे है, ये हमने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अब जब मैंने चैप्टर आपको पढ़ाना शुरू किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट, तब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो चार्ज जब मूव करता है वो दो तरह की फील्ड को जनरेट करता है, राइट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हम पढ़ चुके हैं, अब हमें कौन सी पढ़नी है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, मतलब कि एक ऐसा वायर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा है, और जब चार्ज फ्लो होता है तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा? अरे हाँ या ना? Yes, sir. बोलो, यहां तक समझ में आया? भाई यहां तक समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक, अब आगे देखिए। अब ये जो चैप्टर है बेटा, ये सब लिख लिया आप लोगों ने? देखो अब मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। जैसे कि यहाँ पर बेटा हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट आई फ्लो हो रहा है। और ये जो करंट आई फ्लो हो रहा है इसका हमने कोई छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हमने एक छोटा सा कोई पार्ट कंसीडर कर लिया इस करंट कैरिंग कंडक्टर का, ठीक है। और यहाँ पर हमने चार्ज क्यों रखा है? फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर मैंने कोई ऐसा कंडक्टर ले लिया है और जिसमें ये हमने एक छोटा सा पार्ट लिया इस कंडक्टर का, स्मॉल एलिमेंट, और यहाँ पर हमने क्यू चार्ज दिया है जो कि रेस्ट कंडीशन, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसकी वजह से इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। तो किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे लग नहीं रहा था, राइट। लेकिन जैसे ही हमने इस क्यू चार्ज को वेलोसिटी प्रोवाइड की, तो वेलोसिटी जैसे ही हमने प्रोवाइड की बेटा, तो इसके अंदर क्या देखने को मिल गया? एक तरीके का डिफ्लेक्शन देखने को मिला हमें। क्या देखने को मिला? डिफ्लेक्शन। अब जब ये डिफ्लेक्शन नोटिस किया गया तो साइंटिस्ट ने पता किया कि ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके पास में उन्होंने एक कंपास लेके आए और कंपास को उन्होंने वहां पे रखा। तो जो कंपास है उसने भी कुछ इसी तरीके के बिहेव किया जैसे कि जब आप कंपास को किसी मैग्नेट के पास रखते तब बिहेव करता है। तो उनको ये चीज कंफर्म हो गई कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से इसके अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिला है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस। तो यहाँ पे हमें मिला मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मिला मैग्नेटिक फोर्स, एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय ऑस्टर्ड नेम्ड साइंटिस्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखो।
तो बेटा ये जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई, ऑस्टर नेम साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं आपको ये कहानी पूरी बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये एक्सपेरिमेंट के बाद या इसकी हेल्प से अब हमें इस चैप्टर में जो चीजें समझनी है, जो पढ़नी है, वो ये है that we are going to find out the magnetic field in this chapter. क्या फाइंड करेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे एंड मैग्नेटिक फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट में हम पढ़ेंगे टॉर्क, टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने पहले चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा था, सिमिलरली यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वहां पर हमारे पास में कुछ सेट ऑफ रूल थे, कोई लॉज थे, राइट, जैसे कूलम्स लॉ था वहां पर, ठीक है। फिर हमने लास्ट में कौन सा वो पढ़ा था थ्योरम? और क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, बताओ जल्दी से। गॉस लॉ पढ़ा था। यस सर। तो याद रखा करो ये सब, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर बेटा कुछ लॉज को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, देन वी विल स्टडी अबाउट द फोर्सेस एज वेल। जैसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे बायो-सावर्ट लॉ के बारे में, एम्पीयर सर्किटल लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन इन सब पे हम आगे जाएं उससे पहले आपको एक चीज मैं आप क्लियरली बता दूं, इवन आज मैंने आपको मैसेज करके बोला भी था कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेना है। क्यों पढ़ लेना है वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में? बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट के ही आज हम शुरुआत करने वाला है। ये जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है किस चीज की? तो क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको नहीं आएगा तो ये चैप्टर भी आपको नहीं आएगा, उसकी डायरेक्शन फाइंड करना आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि आप पढ़ के बैठना वेक्टर्स को। पढ़ लिया था आप लोगों ने बेटा? देखिए सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वेक्टर्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई वेक्टर ए है और ये हमारा कोई वेक्टर बी है, ठीक है। तो जब आपको बेटा वेक्टर ए क्रॉस बी करना है, ठीक है, तो मान लीजिए हमें रिजल्टेंट मिल गया वेक्टर सी, लेकिन वेक्टर सी रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो फाइंड करना है या उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए यूज किया जाता है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? राइट हैंड रूल है, पुट योर palm along the vector A, curl your finger towards the vector B and thumb will show you the direction of resultant। तो अभी डायरेक्शन कहाँ है? आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो ये आपका वेक्टर सी आ जाएगा। वेक्टर सी कहाँ है? तो आउटवर्ड डायरेक्शन है। आउटवर्ड डायरेक्शन को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, इनवर्ड डायरेक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ में आया? ठीक है। दूसरी चीज समझिए, अगर मान लो आपको कहा जाए कि ये तो ए क्रॉस बी हो गया, मान लीजिए आपको कोई कहे बी क्रॉस ए करना है, ठीक है, तो बी क्रॉस ए के लिए क्या करेंगे? पुट योर palm along the vector B, curl your finger towards the vector A, तो thumb will show you the direction of resultant। तो thumb कहाँ जा रहा है बेटा? इनवर्ड जा रहा है। तो B क्रॉस A करेंगे आप, तो आपको डायरेक्शन कैसे मिलेगी? वेक्टर C मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा? तो इनवर्ड्स मिलेगा। और A क्रॉस B इज इक्वल टू C करेंगे तो कहाँ डायरेक्शन मिल रही है? तो आउटवर्ड्स मिल रही है। क्या क्लियर है? क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? यस सर। अब आगे देखो, यहाँ पे जैसे मान लीजिए वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी है, वेक्टर ए इनवर्ड्स है
वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है कैसी है, अंदर की तरफ है, वेक्टर बी यहाँ पर है, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। देखो वेक्टर ए अंदर है और वेक्टर बी, तो ए आपको क्या करना है, पहले अंदर की तरफ ए और देन बी, तो ए अंदर है बी यहाँ है, तो ए क्रॉस बी करेंगे, ठीक है। देखो ये ए हो गया अंदर की तरफ और ये बी है, बी कहाँ है, इधर है, ठीक है। तो जब आप कर्ल करेंगे फिंगर्स तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, इस तरीके से आएगी। देखो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना देता हूँ तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो डायरेक्शन कौन सी आएगी इसमें, साउथ ईस्ट आएगी। कौन सी आएगी, साउथ ईस्ट। क्लियर है बेटा, पहला क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा देखो ए क्रॉस सी, अरे फिर दूसरा देखो ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी इनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। वेक्टर बी की जो डायरेक्शन है कैसी है, आउटवर्ड, सॉरी नॉट इनवर्ड्स। वेक्टर ए वेक्टर बी, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी, तो वेक्टर ए ये है आपका, बी कहाँ है, बाहर की तरफ है, तो आपका जो ये पाम है उसको कर्ल करेंगे बाहर की तरफ, तो सी की डायरेक्शन कहाँ से जाएगी, ये नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। राइट हैंड यूज करना है, ये ध्यान रखिए सभी, ठीक है। देन अगेन ये ए बाहर है, ये बी है आपका, तो ए बाहर की तरफ है, अगर मतलब अगर मैं अपने लिए कहूं तो मेरे लिए ए ये बाहर है और ये अंदर है, तो ए इज आउटवर्ड डायरेक्शन और ये हो गया आपका सॉरी, अगर ये प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है, तो मुझे ये बाहर लेना पड़ेगा, तो ये आपका वेक्टर ए हो गया। तो वेक्टर ए मतलब ये कुछ इससे, वेक्टर ए बाहर की तरफ और वेक्टर बी, तो ये जो आएगा वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, बी आप करेंगे ए क्रॉस बी, तो जो सी है वो कहाँ जा रहा है, मतलब जो थंब है वो कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, साउथ ईस्ट में। क्लियर है। आप अपना राइट हैंड का यूज करके देखिए एक बार बेटा, जब तक प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे क्लैरिटी नहीं आएगी। एक बार खुद से करके देखो तो ही आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन आएगी, ठीक है। जैसे ये वेक्टर ए है, देन बी है, तो सी जो है वो कहाँ जाएगा, जैसे आप करेंगे वेक्टर ए फिर बी, तो सी जो है वो कहाँ जा रहा है, तो साउथ ईस्ट में जा रहा है। मैं आपको यहाँ से दिखा नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली, ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा होके दिखाना पड़ेगा आपको। क्लियर है यहाँ तक। अरे हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर जो मूविंग जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से हमें क्या मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। क्या मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रही है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जो मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट है वो है टेस्ला। उसका एक और यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो हम आगे चल के स्टडी करेंगे क्या होता है टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। 1 टेस्ला is equals to 10 raised to 4 Gauss. 1 टेस्ला is equals to 10 raised to 4 Gauss. ये भी क्या है, यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। Gauss is also a unit, Tesla is also a unit, Weber per meter square is also a unit. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की बेटा यूनिट्स हैं। लिख लिया सभी ने यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आगे देखो। अब हम लोग बेटा स्टडी करेंगे बायोट-सावर्ट लॉ के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे, बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास से कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है, कोई करंट कैरिंग
कंडक्टर है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास में एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमने लिया हुआ है, ठीक है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें अगर आप एक छोटा सा पार्ट लेते हैं डीएल एलिमेंट का, कोई क्या लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट लेते हैं डीएल एलिमेंट का, और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से किसी आर वेक्टर पे, मतलब किसी आर पोजीशन पे, मतलब आर डिस्टेंस पे पी पोजीशन है हमारी, ये इस पोजीशन पे, ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या लगाएंगे, वही सबसे पहले तो डायरेक्शन का अगर आपको फाइंड करना है तो जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है, डाउनवर्ड्स है, और यहाँ पर फाइंड करनी है, तो करंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और आपको पॉइंट बी पर फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी, देखो ये डीएल हो गया, डीएल जो है वो कहाँ है, नीचे है, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, अरे हाँ या ना, और आपको फाइंड क्या करना है, तो आपको डी की तरफ ये करना पड़ेगा, put your palm along the मतलब back. अगर हम डीएल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ही लेंगे, डीएल एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है, एग्जैक्टली। ओके सर। तो डीएल क्रॉस आर करेंगे, क्या करेंगे, डीएल क्रॉस आर, मतलब कि डीएल वेक्टर बेटा इस तरफ है, आर वेक्टर इस तरफ है, ये डीएल है और ये आर है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है, तो डीएल क्रॉस आर करेंगे आप, ठीक है, तो डीएल क्रॉस आर, तो ये डीएल क्रॉस आर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल रही है, देखो डीएल को रखो और आर की तरफ आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, जैसे ये डीएल है मान लो, सर आर की तरफ अगर आप कर्ल करते हो अपनी फिंगर्स को, तो थंब की डायरेक्शन कहाँ मिल रही है, आउटवर्ड मिल रही है, हाँ या ना, यस सर, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे। अब अगर हम देखो करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब जैसे डीएल ऐसा है और आर ऐसा है, तो डीएल पुट योर पाम अलोंग द वेक्टर डीएल, कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स वेक्टर आर, तो डीएल क्रॉस आर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अब इसका बेटा बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जैसे एक स्टेटमेंट भी होता है, स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से बुक से देख के लिख सकते हो उसको, ठीक है, मैं सीधा उसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन जो बनता है उसके ऊपर जाऊंगा। तो यहाँ पर हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल्स टू हमें मिलता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर बाय मॉड ऑफ आर क्यूब। जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो कितनी मिलती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर अपॉन मॉड ऑफ आर क्यूब। क्या यहाँ तक क्लियर है? जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी हमें डीएल एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पे, वो dB इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इट इज रिटन एज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये एक्चुअल में होता तो ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू डीएल क्रॉस आर होता है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1 बाय आर क्यूब, और उसको आप अगर कंबाइन कर देते हैं तो इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब हो जाता है, ठीक है, अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, और टेक्निकली थोड़ा सा और देखें इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर, अगर आप देखें इसको तो आर कैप अगर आप डायरेक्शन के साथ ले रहे हैं तो नीचे मॉड ऑफ आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। अगर आर कैप लेते हैं, नहीं ये सही है, नहीं ये गलत हो जाएगा, सॉरी ये नहीं लिख सकते, ये ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर बाय मॉड ऑफ आर क्यूब। अब जैसे हम लोगों ने आगे पढ़ा था E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, याद है सभी को, पढ़ा था, जिसमें k क्या रिप्रेजेंट करता था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट जैसे रिप्रेजेंट करता है किसको, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, या सॉरी परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट है इसलिए।
सिमिलरली यहाँ पर बेटा म्यू नॉट है, तो म्यू नॉट किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो म्यू नॉट रिप्रेजेंट करता है परमियाबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस। किसे रिप्रेजेंट करता है, परमियाबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस। जैसे एप्सिलॉन नॉट किसे रिप्रेजेंट करता था, परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता था, वैसे यहाँ पर म्यू नॉट है जो कि परमियाबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और म्यू नॉट की, जैसे एप्सिलॉन नॉट की एक वैल्यू होती थी 8.85 इंटू 10⁻12, वैसे ही यहाँ पर म्यू नॉट की भी वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। क्या आएगा, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो ये यूनिट कैसे बना, तो देखो अगर हम देखो म्यू नॉट, तो म्यू नॉट को अगर हमें सब्जेक्ट बनाना है तो क्या हो जाएगा, ये डीबी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका यूनिट कितना होता है बेटा, टेस्ला। और ये आर क्यू मल्टीपल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब, ये भी सही है, अपॉन ये करंट आ जाएगा तो एम्पियर आ गया, और डीएल क्रॉस आर दोनों ही डिस्टेंस है तो आर का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो मीटर स्क्वायर आ गया, तो मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास में जो म्यू की या म्यू नॉट जो भी हम ले रहे हैं परमियाबिलिटी उसकी जो यूनिट बनेगी वो बन जाएगी टेस्ला मीटर इनवर्स, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। क्लियर है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, बताओ। सर नहीं No, पता sir. चला क्या नहीं पता चला, सर, आपने जो इक्वेशन है वो समझा है ना, वो पता नहीं चला। मतलब ये म्यू नॉट वाली, हाँ अरे बेटा इसमें तो कुछ था ही नहीं है, देख ये जो म्यू नॉट है इसको सब्जेक्ट बना लो, तो म्यू नॉट को क्या लिख सकते हो आप, डीबी इंटू आर क्यूब इंटू 4 पाई अपॉन आई इंटू डीएल क्रॉस आर, ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमें इसमें इसका यूनिट फाइंड कर रहे हैं म्यू नॉट का, कि भाई म्यू नॉट का यूनिट क्या होगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका टेस्ला हो जाएगा, ये आर क्यूब है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, 4 पाई तो यूनिट, उसका तो कोई यूनिट होगा नहीं 4 पाई का, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेस्ला इंटू मीटर क्यूब अपॉन करंट का हो जाएगा एम्पियर, डीएल क्रॉस आर, तो ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा यूनिट इसका, तो ये मीटर स्क्वायर कैंसर, ये मीटर स्क्वायर कैंसर, तो क्या आ जाएगा, टेस्ला इंटू मीटर बाय एम्पियर। बोलो आई बात समझ में आप। यस तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ डीएल एलिमेंट इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं बेटा, डीएल एलिमेंट लेते हैं। बोले यहाँ तक कोई डाउट है, No, sir. जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन के अंदर हम डीएल एलिमेंट लेते हैं बेटा, क्लियर है। यस सर। अब समझो, जो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है बेटा, स्ट्रेट वायर के लिए मैं आपको एक ये राइट हैंड पाम रूल अलग तरीके से बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपको डायरेक्शन जो फाइंड करने में दिक्कत हो रही है वो नहीं होगी। एक तो हमने पढ़ा कि राइट हैंड पाम रूल में put your palm on the vector A, curl your finger towards the vector B and thumb will show the direction of resultant vector, वो तो ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए एग्जाम में इसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा जल्दी होगा। कैसे, देखिए इसमें क्या करना है आपको, कि जो थंब है, ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है यहाँ पर, कि जो थंब है वो थंब की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है। मतलब कि राइट हैंड पाम रूल में यहाँ पे आपको ये करना है कि कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो हमने करंट की डायरेक्शन रखा है सबसे पहले, ये देखो, तो कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सभी लोग करेंगे, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा सभी लोग करेंगे। कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करिए जल्दी से, जल्दी करो भाई देवांश। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे कि जो करंट की डायरेक्शन है और आपको जहां पर आप फाइंड करना है, जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, तो जिस पॉइंट पे फाइंड करना है तो स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड्स दैट पॉइंट। तो ये आपका करंट की डायरेक्शन है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द थंब, एंड स्ट्रेच योर फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने थंब लिया और इस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो जो पाम है, this palm will represent the direction of magnetic field, this palm will represent the direction of magnetic field। तो देखो करंट की डायरेक्शन ये हो गई और जहां पर फाइंड करना है वो ये हो गया, अरे हाँ है ना। Yes, sir. तो Yes, now sir. this palm is going inwards, this palm is going inwards, तो डायरेक्शन कौन सी होगी मैग्नेटिक फील्ड की,
अंदर की तरफ, बोलो क्लियर है? Yes, sir. यस सर। दूसरा देखो बेटा, सेकंड एग्जांपल देखो। अब यहाँ पर करंट, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अंदर की तरफ है, स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट पी, जहां पर आपको फाइंड करनी। और अब आप पाम की डायरेक्शन देखो, तो क्या पाम की डायरेक्शन ऐसे जा रही है डाउनवर्ड्स, इस तरीके से? अरे हाँ या ना? यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी बेटा। अरे मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। Yes. तीसरा पॉइंट देखो, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखो करंट कहाँ जा रहा है, तो अंदर की तरफ जा रहा है। कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स द वेक्टर पी। अब देखो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। बोलो हाँ या ना? ये जो पाम है वो किधर है, ऊपर की तरफ है। रिद्धि, तनिष्राज, परम, जागृत, देश, शैल, तन्मय, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। Yes, sir. क्या ये तीनों क्लियर है आपको? सर ये थर्ड वाला फिर से कराओ ना। थर्ड वाला देख, करंट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, अंदर की तरफ है। एंड कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट, कर्ल, स्ट्रेच योर फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट पी। तो हमने स्ट्रेच किया फिंगर्स को पी की तरफ। देख ये अंगूठा अंदर की तरफ आ रहा है और ये पॉइंट पी यहाँ पर है, तो मैंने स्ट्रेच किया फिंगर्स को। अब ये जो पाम है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है कि नहीं है? यस सर। तो ऊपर की डायरेक्शन आएगी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ओके सर। यस सर। फिर चौथा देखो, फोर्थ में करंट की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, आउटवर्ड है। कहाँ है? आउटवर्ड। कहाँ है? करंट की डायरेक्शन कहाँ है फोर्थ वाले में, आउटवर्ड्स है। Outward. स्ट्रेच द फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट पी। तो हमने फिंगर्स को स्ट्रेच किया पॉइंट पी की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कहाँ है, डाउनवर्ड्स है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, डाउनवर्ड्स है या नहीं है? Yes, अरे sir. भाई समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। अब समझिए, तो ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है बेटा, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके पास में करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, दिस इज योर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने देखा कि ये करंट कैरिंग वायर है और कोई पॉइंट पी कंसीडर किया है, जिस पॉइंट पी पे हमें क्या करना है, फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो कि हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे इसमें से। तो यहाँ से पॉइंट पी से हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ठीक है। तो हमें एंगल मिल गया, एक θ1 और एक θ2 एंगल मिल गया। यहाँ पर एंगल बनाया θ1 और यहाँ पर एंगल बनाया θ2। अब हमने क्या किया कि जो सेंटर है, सेंटर से y पे जाके dy डिस्टेंस लिया, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिया है, बहुत ही छोटा सा एक एलिमेंट्री पार्ट लिया है इसका। करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका एक छोटा सा पार्ट हमने लिया dy एलिमेंट का, ठीक है। अब जो dy एलिमेंट का पार्ट लिया है, इससे डेफिनेटली इट इज मेकिंग अ वेरी स्मॉल एंगल d थीटा, बहुत ही छोटा एंगल बनाएगा, यस और नो, ठीक है। अब समझिए, अब अगर हम एंगल की बात करें तो ये एंगल बेटा आपको दिखाई दे रहा है 90 है, ये एंगल मान लो थीटा है, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो वैसे हमने देखो क्या किया कि ये हमने एंगल लिया थीटा, ये एंगल लिया 90 और ये एंगल आया 90 माइनस थीटा। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि बेटा ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ठीक। तो ये कितना होगा,
तो ये 90 प्लस थीटा होगा। कितना आ जाएगा बेटा? 90 प्लस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? अब आप एक चीज समझो कि यहाँ पर अगर हम थीटा निकालें तो थीटा की वैल्यू कितनी है? तो थीटा की वैल्यू हम लिखते हैं बेटा यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा इज परपेंडिकुलर, मतलब कि tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय अपॉन बेस, तो d। तो tan थीटा इज इक्वल y अपॉन d, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा? d tan थीटा आ जाएगा। y इज इक्वल क्या आ जाएगा? d tan थीटा। तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ तो dy इज इक्वल क्या आ जाएगा? d sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ठीक है, अब आगे देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा हमें जो इस पॉइंट पे निकालनी है, किसी पॉइंट P पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट P पे हमें क्या लिखेंगे? dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। dB इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है बेटा? बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग dB इज इक्वल्स म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, यही है। अरे हाँ या ना? Yes, sir. अब dl क्रॉस r का मतलब क्या हो जाएगा? dl इंटू r साइन थीटा हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b होता है तो क्या लिखते हैं? ab साइन थीटा लिखते हैं। वैसे dl क्रॉस r का क्या हो जाएगा? dl r साइन थीटा हो जाएगा अपॉन r क्यूब। अब आप एक चीज समझिए बेटा कि यह यहाँ पर ये जो dl हमने लिया है, ये dl क्या है? इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट। ये जो dl हमने लिया है इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट। तो dl इज इक्वल्स टू, ये देखो, ये dl और dy दोनों एक ही चीज है कि नहीं है? क्या dl और dy दोनों एक ही चीज है या नहीं है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने क्या किया कि dl को रिप्लेस किया dy से। अब आप एक चीज समझो, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा था बेटा, देखो y इज कुछ d tan थीटा, तो dy की वैल्यू हमने लिखी थी d sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिखा था। तो क्या हम dy की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं d sec स्क्वायर थीटा d थीटा? लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इस dl की जगह dy लिया और dy को रिप्लेस किया d sec स्क्वायर थीटा d थीटा से। क्लियर है? हो गया काम? अरे हो गया बेटा काम यहाँ तक? अब आगे देखो। अब यहाँ पे लिखा है बेटा dl r साइन थीटा, तो dl की जगह dy आ गया। अब r साइन थीटा समझो, ये r इज अ डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? r है। बोलो हाँ या ना? अरे यही तो r डिस्टेंस है बेटा, Yes. राइट? तो ये r डिस्टेंस किसके बराबर होगा? देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये r इज इक्वल, और ये d है, ये जो सेपरेशन है बिटवीन दिस पॉइंट a एंड b, इस a एंड p के बीच में जो सेपरेशन है वो d है। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? r इज इक्वल टू क्या d sec थीटा आ जाएगा? क्या r इज इक्वल टू d sec थीटा आ जाएगा? बोलो हाँ या ना? देखो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपका d और हाइपोटेनियस क्या है आपका r। तो d इज इक्वल्स टू, हमें r चाहिए, तो r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? d अपॉन cos थीटा। इसका मतलब r इज इक्वल्स टू d 1 बाय cos थीटा क्या होता है? तो sec थीटा होता है। तो मैंने लिख दिया r इज इक्वल्स टू d sec थीटा। बोलो अब क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, ये r की जगह क्या आ गया बेटा? d sec थीटा आ गया और dl की जगह dy आ गया। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब ये साइन थीटा, तो एंगल बिटवीन किसके और किसके बीच में एंगल आना चाहिए? ये जो थीटा एंगल आएगा बेटा वो किसके और किसके बीच में आएगा? तो dl एलिमेंट और r के बीच में आएगा एंगल। तो ये आपका dl एलिमेंट हो गया। यहाँ पर ये जो है ये आपका dl एलिमेंट हो गया और ये आपका r हो गया। तो दोनों के बीच में एंगल कितना आया? 90 प्लस थीटा, सॉरी कितना आया? 90 प्लस थीटा आ गया। अरे dl और r के बीच में एंगल कितना आ जाएगा? 90 प्लस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जल्दी से। तो ये आ जाएगा 90 प्लस थीटा एंगल। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dy की जगह लिख दिया d sec स्क्वायर थीटा d थीटा।
ये डी सेक थीटा यहाँ आ जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन डी क्यू सेक क्यूब थीटा, डी क्यूब सेक क्यूब थीटा। ठीक है, आर का क्यूब है, बिकॉज आर की वैल्यू हमें क्या मिल गई, डी सेक थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, यहाँ से जो कट हो रहा है कट कर दिया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और यहाँ बचेगा cos थीटा डी थीटा। क्या बचेगा, cos थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट तो अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट है माइनस थीटा 2 और अपर लिमिट है थीटा 1, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा की प्लस साइन थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस साइन थीटा की प्लस साइन थीटा, Yes, sir. प्लस साइन थीटा। प्लस साइन थीटा आएगा, क्या आ जाएगा, प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा, अच्छा अब ये हो जाएगा साइन थीटा, तो इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ जाएगा, तो माइनस थीटा 2 और ये थीटा 1, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1। ठीक है, क्या आएगा, साइन थीटा 1, क्लियर है, प्लस साइन ऑफ माइनस थीटा 2, तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हो गया। बोलो कोई डाउट है, नो सर। पक्का, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे बेटा।